हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशीष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज चल रही है और आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है सिंगल एंट्री सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स सिस्टम। इसमें होता क्या है कि जितनी अकाउंटिंग आप पढ़ते हो सुनते हो वो डबल एंट्री सिस्टम है, जहां हर ट्रांजैक्शन का तरीके से एंट्री की जाती है। दो साइड में उसकी एंट्री, डेबिट क्रेडिट प्रॉपर एंट्री होती है। लेकिन रियल लाइफ में बहुत सारे व्यापारी होते हैं जो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, उनको पता भी नहीं है। वो किसी ट्रांजेक्शन को पूरा लिखेंगे, किसी को अधूरा लिखेंगे, किसी को नहीं लिखेंगे, फिर भी वो अपने अकाउंट्स बना पाते हैं। तो ऐसे में वो लोग कैसे प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे उनकी बैलेंस शीट बनती है वगैरह, तो इस बारे में अपन एमसीक्यू करेंगे। बहुत ही रियल लाइफ वाला ये चैप्टर रहने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपन इसको बिल्कुल रियल लाइफ की तरह सोचोगे ना तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। जैसे वर्ष के अंत में कैपिटल है 3,10,000 रुपये, वर्ष के शुरू में कैपिटल है 2,34,000 रुपये, वर्ष के दौरान प्रॉफिट हुआ 36,000 रुपये। तो बताओ इसने आहरण किया है या एडिशनल कैपिटल लगाई है? तो ये क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हो। जैसे एक तरीका ये हो सकता है कि आप ये देखो कि इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी। क्वेश्चन के हिसाब से इसकी शुरू में कैपिटल साल के शुरू में 2,34,000 थी और ये लोग कहते हैं कि हमने प्रॉफिट भी कमाया। समहाउ इनको पता है कि इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया। तो मैं कहता हूं कि अगर इन्होंने प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट तो कैपिटल में जुड़ता है, तो इनका 2,70,000 का स्कोर होना चाहिए था। अगर ओपनिंग कैपिटल और प्रॉफिट को जोड़े तो इनका स्कोर 270,000 होना चाहिए था, लेकिन इनका स्कोर 3,10,000 रुपये है। तो फिर ये कैसे हुआ? तो इसका मतलब इन्होंने 40,000 रुपये और लगाया है, 40,000 और लगाया है। तो ये जो डिफरेंस है मैं दावे से कह सकता हूं कि ये एडिशनल कैपिटल है। अगर बाय द वे 270 कैपिटल होनी चाहिए और इनकी कैपिटल बाय द वे 2.5 लाख रुपए होती तो मेरा स्टेटमेंट ये होता कि लगता है इसने 20,000 ड्राइंग कर लिया। यानी ये नॉलेज चेक कर रहा है कि आपको पता तो है ना कि कैपिटल को कौन सा तत्व बढ़ाता है, कौन सा तत्व घटाता है। तो 270 के मुकाबले 310 का कैपिटल होना बताता है कि इन्होंने 40,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर लगाई है। ऑल्टरनेटिवली एक और तरीका है, उसमें आपको हमेशा ये वाला सूत्र तो हमेशा काम आएगा। इसमें आप क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। आप ये फॉर्मूला याद रखो। इस फॉर्मूले में 5 एलिमेंट हैं। आप फिगर्स जो जो अवेलेबल हैं वो भरते जाओ और आपका मिसिंग फिगर या हिडन फिगर अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैं अभी और क्वेश्चन कराऊंगा, एक ही क्वेश्चन में सारा नहीं, ठीक है। तो अभी इसका आंसर अपना एडिशनल कैपिटल था 40,000 रुपये, ठीक है। ये सारा एक्सप्लेनेशन आगे दे रखा है। कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी हैं। अपूर्ण लेखांकन प्रणाली, आधी अधूरी लेखांकन प्रणाली से आशय एक ऐसी लेखांकन प्रणाली से है जिसमें खाते दोहरा खाता प्रणाली डबल अकाउंट सिस्टम के अनुसार रखे जाते हों। दोहरा लेखा प्रणाली, अब आप कहेंगे सर ये दोनों सेम ऑप्शन है क्या? नहीं, दोहरा खाता प्रणाली, डबल अकाउंट सिस्टम अलग होता है। जनरली जो पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज होती हैं, खास करके जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, वो डबल अकाउंट सिस्टम अपनाती है। जो आप और मैं रियल लाइफ में जो पढ़ते हैं 11th से लेके आप पीजी तक पढ़ते हैं, वो आपका डबल एंट्री सिस्टम होता है। लेकिन अपूर्ण लेखांकन प्रणाली में डबल एंट्री सिस्टम भी फॉलो नहीं होता, लेकिन ये दोनों अलग है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार नहीं रखे जाते हैं, ये लाइन सही है ना। मतलब अगर आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट आप सिंगल एंट्री सिस्टम पे चले गए हो। क्योंकि सिंगल से ये भाव आता है अपने दिमाग में कि हम हर सौदे का आधा लेखा करते होंगे, आधा नहीं। अगर आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर यूजिंग सिंगल एंट्री सिस्टम और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम। और इंडियन बुक कीपिंग सिस्टम जो होता है, जिसको अपन महाजनी बही खाता प्रणाली या भारतीय बही खाता प्रणाली होती है, वो साइंटिफिक है और वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होती है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम ऐसी भी नहीं है कि अच्छा अपन हिंदी में लेखा करते होंगे या मुड़िया लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में लेखा करते होंगे, ऐसा भी नहीं है। तो ये नहीं है, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। और अच्छा सी, अच्छा ठीक है, सी आ गया। मैं बस ये कह रहा था कि जब भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आए आप तो क्वेश्चन खुद से लगाया करो ताकि आपकी तैयारी साथ की साथ हो जाए। एकहरा लेखा प्रणाली सामान्यतः प्रयुक्त की जाती है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज जनरली यूज्ड बाय एकल स्वामित्व के व्यवसाय द्वारा, मुझे भी इसका पता नहीं है तो मैंने कहा होल्ड पे रखते हैं। संयुक्त पूंजी कंपनी द्वारा, ये तो गलत है।
क्योंकि जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, जिनको अपन सरल भाषा में कंपनीज कहते हैं, कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि वो डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करेंगे, अक्रूवल सिस्टम ही फॉलो करेंगे, उनको सिंगल एंट्री सिस्टम का चॉइस ही नहीं है। साझेदारी संस्था जिसके व्यापार का आकार बड़ा हो, देखिए किसी भी संस्थान, चाहे वो पार्टनरशिप हो चाहे एकाकी व्यापारी हो, अगर व्यापार का आकार बड़ा है तो सिस्टमेटिक बुक्स रखे जाने चाहिए। पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स का पैसा इन्वॉल्व होता है, आकार भी बड़ा बता रहे हैं, तो फिर इनको डबल एंट्री सिस्टम पे ही जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सॉफ्टवेयर यूज़ करो मत करो, लेकिन सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। इन सभी के मामलों में तो अब सभी तो हो नहीं सकता, तो इसका आंसर यही बचेगा, है ना। वैसे परमिशन ये होती है कि जो एकल स्वामित्व है या पार्टनरशिप फर्म भी हैं जिनके व्यवसाय का आकार छोटा हो, उनको सिंगल एंट्री सिस्टम वो अपनाएं तो अपना सकते हैं, अपनाते भी हैं, हमारे कहने की ज़रूरत नहीं, वो अपनाते भी हैं। लेकिन जहां आकार बड़ा हो वहां नहीं अपनाना चाहिए, और जहां कंपनीज इन्वॉल्व हो वहां तो आप अपना ही नहीं सकते, ठीक है। तो कई बार ये या तो ये वर्ड देगा एकल स्वामित्व के व्यवसाय द्वारा, या इसका बिल्कुल सही आंसर है जिनके व्यापार का आकार छोटा हो ऐसी संस्थाओं के द्वारा, ठीक है। चलिए, तो ए इसका आंसर होगा। स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल लेक्चरार, कॉलेज लेक्चरार, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड कॉमर्स, यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और भी कॉमर्स के बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स को रोक रही है, और वो है बजट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारा फुल वीडियो कोर्स MCQ क्वेश्चन बैंक सैम्पल पेपर सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार 500 रुपये देना या 1000 रुपये देना या 2500 रुपये देना उनको मुश्किल लगता है। कॉमर्स पॉइंट अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है। हमने लॉन्च किया है हमारा नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें आप मात्र 100 रुपये देकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, और 100 रुपये में आप हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो, सारे थ्योरी नोट्स, सारे MCQ क्वेश्चन बैंक, सारे सैम्पल टेस्ट, मतलब उस कोर्स में जितना कंटेंट है वो आप 1 महीने तक एक्सप्लोर कर सकते हैं मात्र 100 रुपये देकर। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेमो लेक्चर्स का लफड़ा नहीं है, आप पूरा का पूरा कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप, हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वो भी मात्र 100 रुपये में। जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आपको जो कोर्स लेना है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जांपल आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर वाला कोर्स है वो लेना है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, सिंपली क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद इसका प्राइस आ गया। जैसे इसका प्राइस वैसे 999 रुपये है, पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस है, 1009 रुपीज़ का कोर्स है। ये हमारा MCQ क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब आपको पहले कंटेंट क्या है, वैसे कंटेंट आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर पेपर 1 है जिसमें 308 वीडियो हैं, 289 फाइल्स हैं, पेपर 2 है इसमें 204 वीडियो हैं, 328 फाइल्स हैं। लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि वीडियो क्या है, उनकी क्वालिटी कैसे है। अगर हमने किसी लेक्चर को अनलॉक कर रखा है तो बच्चा देख पाएगा, पर कई बार 1 या 2 लेक्चर से भी उसको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता कि किस तरह के MCQ हैं। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसके नीचे जाइए, वहाँ पे आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ले देना चाहें जो कि मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पहला स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है 110 रुपये। बेसिकली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है, अगेन 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कि एक बार लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी छोटी है। तो इस तरह से 5 महीने में, फॉर एग्जांपल इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आप 5 महीने में इसे परचेज़ कर लेंगे। हमारे हर कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो है ही है, और वो सब पे लिखी हुई रहती है। तो आप आराम से इसे जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सेफ तरीका कोशिश की है हमने, ताकि एक बच्चे में जो हेजिटेशन होता है ऐसा कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। 100 रुपया एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बने रहिए। इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम भी नहीं होता, आप पे करेंगे तो पे होगा, नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिक भी नहीं कटता, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि 1 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सामान्यतः एकांगी, एकाकी, एकांगी, एकल प्रविष्टि प्रणाली के अंतर्गत केवल व्यक्तिगत खाते रखे जाते हैं, केवल व्यक्तिगत रोकड़ और बैंक खाते रखे जाते हैं, सारे खाते रखे जाते हैं, ये तो गलत है। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम सारे अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट,
वो सारे अकाउंट्स नहीं बनाते। कोई भी खाता नहीं रखा जाता, ये भी कहना गलत है। एक्चुअली क्या होता है, हम केवल पर्सनल जिनसे हम लेना देना बाकी है उनके खाते बनाते हैं, और कैश का हिसाब रखने के लिए कैश बुक रखते हैं। आप कैश बुक में अगर आप सिंगल कैश बुक रखोगे तो आपका कैश कॉलम हो जाएगा, और अगर आपने डबल कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक रख दी तो आपका बैंक कॉलम भी कवर हो जाएगा। तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करने वाले लोग हैं वो केवल पर्सनल अकाउंट जिनसे अपने को रुपया लेना है या देना है और कैश का हिसाब रखने के लिए कैश बुक रखते हैं, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ेगा। तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, ये सारी विशेषताएं हैं, ये आप साइड बाय साइड पढ़ लिया करो। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और कॉमर्स पॉइंट का हमारा जो चैनल बना हुआ है उस पर मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल। नहीं आपको मिलती तो आप ये नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर लिया करो, हम आपको भेज भी देंगे, ग्रुप में ऐड भी कर देंगे। ठीक है, चलो आगे इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएंगे। पहले थोड़ा थ्योरी देख लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको फॉल्स स्टेटमेंट पहचानना है। अपूर्ण लेखा प्रणाली में तलपट नहीं बनाया जा सकता, ये सही लिखा हुआ है। देखिए, अगर आपकी प्रॉपर जनरल होती, प्रॉपर लेजर होती तो प्रॉपर ट्रायल बैलेंस होता। इससे आप आधी अधूरी तो एंट्रीज करते हो, कई सौदे तो आप लिखते नहीं हो, तो ट्रायल बैलेंस आपका नहीं बन सकता। अपूर्ण लेखा प्रणाली में अंतिम खाते नहीं बनाया जा सकता, ये भी का बात सही है। वो जबरिया अपने कन्वर्जन मेथड होता है या फाइनल अकाउंट मेथड भी बोलते हैं, उसमें अपन हिडन फिगर्स को ढूंढ ढूंढ के सम हाउ फाइनल अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम अपनाओगे तो आपके फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट ये नहीं बनेंगे, ये बात सही है। अपूर्ण लेखा प्रणाली अपूर्ण एवं अवैज्ञानिक है, वो तो नाम में ही है तेरे, अपूर्ण है, तो बिल्कुल सही बात है। ये इस विधि को कोर्ट में मान्यता भी नहीं है, इस पर बहुत ज़्यादा आप भरोसा या रिलाय भी नहीं कर सकते। अपूर्ण लेखा प्रणाली में संपूर्ण व्यवहार के दोनों पहलुओं का लेखा किया जाता है, नहीं नहीं नहीं, सारे ट्रांजैक्शन तो हम लिखते ही नहीं है, और लिखते भी हैं तो उसके दोनों एस्पेक्ट डेबिट क्रेडिट दोनों का लेखा हम नहीं करते। तो ये जो स्टेटमेंट चौथा है ये फॉल्स है, हमें फॉल्स ही पहचानना था, पहचान लिया है, डी इसका आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए इकहरा लेखा प्रणाली दोषपूर्ण है क्योंकि इस प्रणाली के अंतर्गत तलपट को तैयार नहीं किया जा सकता, ये बात सही है, इस वजह से इसको दोषपूर्ण बनाती है। इसमें व्यापार और लाभानी खाता तैयार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। इसमें चिट्ठा तैयार नहीं किया जा सकता, सही बात है। उपरोक्त सभी, हाँ भाई हाँ, तो ये सारी ही कमियां हैं सिंगल एंट्री सिस्टम की, ये सारी ही कमियां हैं। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी निकालते हैं इनको। इसके बाद एक अंकन प्रणाली, आप देखो हिंदी में भी कई नाम घूम घूम के आ रहे हैं, इंग्लिश में तो बहुत कम वैरायटी है, या वो गूगल से जो हिंदी कॉपी पेस्ट करेंगे ट्रांसलेट करेंगे। एक अंकन प्रणाली सिंगल एंट्री सिस्टम में लाभ निर्धारण करते समय आहरण की धनराशि। अब देखो होता क्या है, ये वाले सिस्टम में, ये सिंगल एंट्री सिस्टम में ना, इनका बेसिक फंडा ये है कि आप ओपनिंग कैपिटल देख लो फॉर एग्जांपल 3 लाख, और आप अपनी क्लोजिंग कैपिटल देख लो फॉर एग्जांपल 4 लाख। तो इनका एक अंतर होता है कि आप पूंजी का मिलान कर लो, पहले कितनी थी अभी कितनी है, और जो अंतर है उसे अपन प्रॉफिट मान लो। तो 3 बातों पे तो ये सहमत हैं, लेकिन क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को ड्राइंग वाला एलिमेंट और एडिशनल कैपिटल वाला एलिमेंट भी प्रभावित करता है। यानी ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल गैप को केवल प्रॉफिट ही नहीं है वो, उसमें ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल का भी रोल हो सकता है। इससे ये बात निकल के आती है कि अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, मैं इसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, फिर मैं चाहता तो ये टेबल भी बता सकता था। क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो आप ओपनिंग कैपिटल ले लो, एडिशनल कैपिटल जोड़ दो, जो प्रॉफिट कमाया वो भी जोड़ दो, और ड्राइंग लेस कर दो, ये फॉर्मूला है। अब सपोज करो किसी बंदे को ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके प्रॉफिट निकालना है, तो कैसे निकालेगा, जैसे ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, तो प्रॉफिट को वो अपनी तरफ रखेगा, प्रॉफिट इधर रह गया, वो क्या करेगा, क्लोजिंग कैपिटल जो कि यही थी, ओपनिंग कैपिटल इधर आके माइनस हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल इधर आके माइनस हो जाएगा, और ड्राइंग जो है वो इधर आके प्लस हो जाएगा। यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर निकलता है कि अगर आपको सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट डिटरमिन करना है, इसको क्लियर बोलना चाहिए था, और अगर क्लोजिंग कैपिटल और बाकी फैक्टर्स दे रखे हों तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग जोड़कर, सही इसका आंसर ये है कि क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग जोड़कर आप प्रॉफिट डिटरमिन कर सकते हो। तो इसने कहा है एक एकल प्रणाली में लाभ निर्धारण करते समय, इसको बोल, अच्छा यहाँ बोल रखा है ना, हाँ हाँ, आहरण की धनराशि को आहरण की धनराशि को क्लोजिंग कैपिटल में जोड़ा जाता है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है।
है ना, हाँ सही है, इसने लाइन कंप्लीट कर दी, ऐसे होगा, तो ए इसका आंसर होगा, ड्राइंग विल बी एडेड टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो बच्चा पढ़ के आया होगा वो कहेगा सर ड्राइंग तो ना कैपिटल में से माइनस होता है, तो तू सोच कैसे करता है। आप जब बैलेंस शीट बना रहे होते हो तो उस समय बैलेंस शीट बनाते समय आप ऐसे करते हो, कैपिटल लिखते हो, कैपिटल में से ड्राइंग माइनस करते हो, तब जाके आप बाहर वाली कैपिटल यानी क्लोजिंग कैपिटल पहुंचते हो। तो आप वैसे सही बोल रहे हो, ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग घटाएंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आएंगे, और रिवर्स चले तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग जोड़ेंगे तो कैपिटल में पहुंचेंगे। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, रिवर्स चलते हैं, तो यूं करके इस तरह से आंसर बैठेगा इसका। ठीक है, चलिए और देखिए, अपूर्ण लेखों से लाभ ज्ञात करने की स्थिति विवरण विधि के अंतर्गत अतिरिक्त पूंजी का समायोजन किया जाता है। ओके, मैं इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताता हूँ वापस एक बार, है ना। क्या होता है कि एक व्यापारी ने एक साल में कितना कमाया, सपोज करो कितना कमाया, तो आप ये देख लो कि 1 अप्रैल 2024 को फॉर एग्जांपल उसकी कैपिटल कितनी थी, और वर्ष के अंत में 31 मार्च 2025 को उसकी कैपिटल कितनी थी। दोनों कैपिटल में कंपैरिजन कर दो, जो गैप होगा वो प्रॉफिट या लॉस को बताएगा। जैसे अगर मान लो पहले कैपिटल 5 लाख थी और अभी कैपिटल 6 लाख है, तो ये जो अंतर है मोटे तौर पे 1 लाख के लाभ को बताएगा, सब्जेक्ट टू ड्राइंग एंड एडिशनल कैपिटल, उन दोनों मदों का ध्यान रखते हुए। अब बात यह है कि आप अप्रैल 24 को 5 लाख की कैपिटल थी, इस पर पहुंचोगे कैसे। इसके लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगा। ये समझो बैलेंस शीट ही है, लेकिन इसको बैलेंस शीट नहीं बोल सकते, स्थिति विवरण बोलते हैं। आप अप्रैल 2024 का अपनी संपत्तियों और दायित्वों का स्थिति विवरण बनाएंगे। इसी तरह आप वर्ष के अंत में अपने संपत्तियों और दायित्वों का स्थिति विवरण बनाएंगे, और इन दोनों से जो कैपिटल जनरेट होगी, इससे आपको कैपिटल पता लगेगी, कैपिटल इन द बिगिनिंग, कैपिटल एट द एंड। उससे उनके अंतर से आप प्रॉफिट या लॉस निकालोगे। ठीक है, ये बात मैंने अभी बोली, मैंने अभी इस बात को विस्तार से बताया। अब ये है कि अपूर्ण लेखा है, इनका मकसद क्या है, प्रॉफिट ज्ञात करना। और अब के बाद ये चाहते हैं कि आप एडिशनल कैपिटल का क्या करोगे के लिए मेरे पास सिंपल सूत्र है। वो मेरा सूत्र प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी काम आ रहा है, इस थ्योरी को आंसर करने में भी काम आ रहा है, ये बात समझ गए आप। तो अपन क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल बराबर ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, ये होता है। ठीक है, और इसने क्या किया है, हमें एडिशनल कैपिटल का पूछा है क्या करोगे, और ज्ञात हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं। चलो, तो मैं प्रॉफिट को अपनी तरफ रखा, क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे है, और ओपनिंग कैपिटल इधर आएगा तो माइनस होगा, एडिशनल कैपिटल माइनस होगा, और जो ड्राइंग है वो प्लस होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को आंसर करते समय कहा कि प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए आहरण को क्लोजिंग कैपिटल में जोड़ा जाता है, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल में से एडिशनल कैपिटल को माइनस किया जाता है। तो इस पूंजी में से अतिरिक्त पूंजी घटाई जाती है, लाभ में जोड़ी जाती है, अंतिम, ये वाला सही है, सी सही है। पहले वाले में तो क्लियर ही नहीं हो रहा है कि आप कौन सी कैपिटल में से घटाने की बात कर रहे हो। सी बिल्कुल ठीक है, अंतिम पूंजी में से अतिरिक्त पूंजी घटाई जाती है। तो अब अगर कोई बच्चा मान लो ये वीडियो नहीं सुनता या उसकी इस चैप्टर की तैयारी नहीं हो रखी, तो हो सकता है वो रट्टा लगा रहा हो, जबकि अकाउंट्स का क्वेश्चन है, दिखने में थ्योरी क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप इसको कर सकते हो। तो वही है, जितना आप पढ़ते जाएंगे आप होशियार होते जाएंगे, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा ना। कहते हैं ना, जितना आप गहरे पानी में उतरोगे मोती मिलने के चांसेस उतने ही बढ़ते जाएंगे, जितनी शक्कर मिलाओगे उतना मीठा होगा। तो ये बातें तय हैं। आप ऊपर से पढ़ लोगे तो ऊपर से रिजल्ट भी फिर वैसे ही आते हैं। आजकल जो पेपर सेटर हैं वो पेपर घुमा घुमा के बनाने लग गए, इसलिए आप डिफरेंट स्टेट्स के पेपर्स को भी देखा करो। हम बहुत सारे स्टेट्स के पेपर जैसे ही होते हैं उनका सॉल्यूशन दे देते हैं। आप हमारे ऐप पे जाओ, जाके ऐप डाउनलोड करो, तो उसमें हमने डिफरेंट स्टेट्स के पेपर सॉल्व करवा रखे हैं, तो आपको पैटर्न पता लगता है। तो ठीक है ना, जितना पढ़ाई करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं तो फिर ऊपर से जाओगे तो कच्चा पक्का ही आएगा। एक अपूर्ण लेखा प्रणाली के अंतर्गत उधार विक्रय की रकम कैसे ज्ञात की जा सकती है। अब ये दूसरे तरह के क्वेश्चन में आ गया है। अगर आपने सिंगल एंट्री सिस्टम रखा है, आधे अधूरे अकाउंट बनाए हैं, और अब आपको क्रेडिट सेल पता करनी है, तो फिर आपको डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। डेटर्स अकाउंट भी बोलते हैं या टोटल डेटर्स अकाउंट भी बोलते हैं, क्योंकि बाय द वे उधार विक्रय हम किसको करते हैं,
ग्राहकों को, और वो ग्राहक क्या बन जाते हैं, डेटर्स। तो ऐसे करके याद हो जाएगा। तो उधार विक्रय की रकम ज्ञात करने के लिए आपको टोटल डेटर खाता बनाना होगा। अब कैसे बनेगा वो अभी, कैसे निकलेगा वो अभी आने वाले क्वेश्चनों में मैं बताऊंगा। पर मोटे तौर पे टोटल डेटर अकाउंट में मोटे तौर पे 4 चीज़ें होती है। एक होता है आपका ओपनिंग डेटर कितना था, एक होता है आपका क्लोजिंग डेटर कितना था, इसके अलावा आपको डेटर से कितना पैसा मिला, डेटर से आपको कितना पैसा मिला, और ये से आपका मिसिंग फिगर निकल के आ जाएगा कि आपने उसको कितना सेल किया, आपका क्रेडिट सेल निकल के आ जाएगा। इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन भी हो सकती हैं, लेकिन ये 4 इन्फॉर्मेशन जनरली होती है, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, कलेक्शन फ्रॉम द डेटर्स, और इससे जो निकल के आएगा कि हमने उनको कितना क्रेडिट सेल किया। बाकी तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको मज़ा आएगा। ए इसका आंसर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिति विवरण विधि, वापस वहाँ पहुँचा दिया इसने। स्थिति विवरण विधि के अंतर्गत अपूर्ण लेखों से लाभ हानि हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड ये कहता है कि आप ओपनिंग कैपिटल निकाल लो पुराने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से, साल के शुरू वाले से, और क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो लेटेस्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से। इसको समझने के लिए मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, आप जुआ खेलते नहीं हो, पर मैं आपको जुआ का एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपके घर में ऐसे ही शगुन के तौर पे ताश खेला जा रहा है। ठीक है, कि है ना, आज बैठे हैं सब रिश्तेदार वगैरह आए हुए हैं, कई कई घरों में होता है, दिवाली पे, राखी पे और त्यौहार के मौके पे ताश खेलते हैं। कई लोग तो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाते, वो एक अलग बात है। तो मान लो मैं बैठ गया और हमने सिंपल किया कि सोचा भाई अभी 8 बजे बैठे हैं, 2 घंटे तक खाने वाने के समय तक पहले खेल लेते हैं। अब हुआ ये कि मैं मान लो 500 रुपये लेकर बैठा, और जब 2 घंटे बाद उठा तो मेरे पास 800 रुपये थे। इसका क्या मतलब निकला? बीच में बहुत सारी बाजियां चली होंगी, कभी मैं हारा हूँगा, कभी जीता हूँगा, लेकिन अंततः ये निकल के आया कि मैं 300 रुपये जीता। ये आंसर तब सही है जब मैंने बीच में ना तो और पैसा मिलाया ना और पैसा निकाला, मैं 500 रुपये लेके बैठा और 800 रुपये लेके उठा। इट्स वेरी सिंपल। तो 500 रुपये लेके बैठा कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल, और 800 रुपये लेके उठा इसको कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल। जो गैप है वो क्या है? प्रॉफिट। और ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे? शुरू वाली बैलेंस शीट बना के, पर इसको बैलेंस शीट नहीं बोलते, इस टॉपिक में बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। कैसा, दोनों में अलग क्या होता है? दोनों का प्रारूप में आपको असेट और लाइब्रेरीज ही दिखाई देगा, सीधे हाथ पे असेट्स, उल्टे हाथ पे लाइब्रेरीज। लेकिन बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट में जो अमाउंट लिखे हुए होते हैं ना, उसका आधार खाते होते हैं। यानी हमारी बुक्स में सारे खाते बने हुए होते हैं, जैसे मशीन का खाता, बिल्डिंग का खाता, फिर मशीन खाता, बिल्डिंग खाता से जो राशि निकल के आती है वो आपको बैलेंस शीट में डिपिक्ट होती है। जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आप अंदाज़ा लगाते हो, ये मशीन इतने रुपए की है, बिल्डिंग इतने की है, डेटर इतने के हैं, कैश वगैरह आप जोड़ लेते हो। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आपके पास बैकअप के तौर पे खाते नहीं होते। कोई आपने अमाउंट लिखा है, वो आपने अनुमान के आधार पे या एक्सपर्ट्स एडवाइस के आधार पे लिखा है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में इस तरह से हम साल के शुरू की कैपिटल निकालते हैं, साल के एंड की कैपिटल निकालते हैं, शुरू वाले से शुरू की, एंड वाले से एंड की, और कंपैरिजन करने से हमें प्रॉफिट का पता लग जाता है। तो स्थिति विवरण विधि जो है, जिसको अपन पूंजी तुलना विधि भी बोलते हैं, उसके अंतर्गत प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करने के लिए ये कहना कि हम शुरू के और एंड के असेट्स को कंपेयर करते हैं, गलत है। हम शुरू के और एंड की कैपिटल को कंपेयर करते हैं और उनका अंतर देखते हैं, बिल्कुल सही है। ड्राइंग को कंपेयर करते हैं, लाइब्रेरीज को कंपेयर करते हैं, नहीं। हम शुरू की कैपिटल और एंड की कैपिटल को कंपेयर करते हैं। एक और बात बताऊं, कैपिटल को नेटवर्थ भी बोलते हैं। यानी हम साल के शुरू की नेटवर्थ देखते हैं और साल के एंड की नेटवर्थ देखते हैं, और जो गैप होता है उसे प्रॉफिट कहते हैं, बताते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपूर्ण लेखा पद्धति उपयुक्त कही जा सकती है, मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम अच्छी है कहाँ? जहाँ केवल रोकड़ पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है, जहाँ व्यवसाय में केवल व्यक्तिगत खातों का ही लेखा किया जाता है, जहाँ व्यापार का आकार छोटा होता है और दोहरा लेखा प्रणाली का ज्ञान नहीं हो। सी तो बिल्कुल सही है। अब बात यह है कि चूंकि उपरोक्त सभी दशाओं में भी ऑप्शन है, तो वाकई में जहाँ पे अपन कैश बेसिस ही काम करते हों, या केवल जहाँ हम किन से लेने हैं और किन से देने हैं उन व्यक्तिगत खातों को ही मेंटेन करना चाहते हो, तो इन सारी दशाओं में सी वैसे बहुत सही है, पर ए और बी भी ठीक है। इन सारी दशाओं में आपके लिए सिंगल एंट्री सिस्टम सूट करेगा। आप एक छोटे से पान की दुकान वाले से, एक चाय की दुकान वाले से, आप सोचो कभी चाय वाले की दुकान पे आप गए होंगे तो आप देखा होगा वो कौन सा जनरल एंट्री और जनरल का फॉर्मेट बनाता है। उसके बाद एक छोटी सी डायरी होती है,
उस छोटी सी डायरी में कुछ लोगों के नाम लिखे होते हैं, 4 चाय दी चढ़ा दी अगर उधार देता है तो, बस ऐसे ही है, पैसे आए उसी में जमा कर लिए, ठीक है, तो ऐसे चलता है उनका। तो इसका डी आ जाएगा इन ऑल केसेस, है ना। चलो नेक्स्ट, व्यापारिक देनदारों का अंतिम शेष ज्ञात किया जाता है। अगर आपको डेटर से संबंधित कोई भी सूचना निकालनी है ना, ओपनिंग डेटर ज्ञात करने हो, क्लोजिंग डेटर ज्ञात करने हो, डेटर्स को कितना माल बेचा ये ज्ञात करना हो, या डेटर से कितनी राशि वसूल की हो ये ज्ञात करना हो, तो आपका डेटर्स अकाउंट बनेगा। डेटर्स अकाउंट बनता कैसे, ये डेटर अकाउंट आपके जो शुरू में देनदार थे वो आ जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस BD, आपके जो एंड के डेटर हैं वो यहाँ आ जाएंगे बाय बैलेंस CD, ठीक है। इसके बाद जब आपको उनसे कैश मिला होगा तो इसकी जनरल एंट्री बनाए तो बनती है कैश टू डेटर, तो जो आपका कलेक्शन हुआ होगा वो यहाँ आएगा। तो कहने का मतलब है मैं कलेक्शन भी लिख सकता था, पर आप इसको जनरल एंट्री के थ्रू याद करो। एंट्री क्या बनती है, कैश टू डेटर, पोस्टिंग कहाँ होगी यहाँ पे, तो इससे निकल के आ जाएगा सेल, और ये सेल होगी क्रेडिट के बेसिस पे। तो ये जो आपका मिसिंग फिगर है इससे सेल निकल के आ जाएगी। तो मैंने कहा सेल का फिगर, ये 4 फिगर मेन है, अगर आपको मैंने 1 2 और ये 3 दे दिए तो ये चौथा निकल के आ जाएगा। तो जो भी फिगर हिडन है वो इस खाते से निकल के आ जाएगा। अगर आपको डेटर्स का अंतिम शेष निकालना है तो कोई बोले कि सर हम सेल बुक से भी तो देख सकते हैं, पर सेल बुक से आपको क्रेडिट सेल का पता लगता है, उसमें कितना पैसा बाकी चल रहा है वो तो आपको टोटल डेटर खाते से ही पता लगेगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से आपको कैपिटल पता लगती है, BR अकाउंट से आपको BR कितने प्राप्त हुए या BR कितने कलेक्ट की कहें उनका अपन को कलेक्शन मिला उसका पता लगेगा। ये वाली सूचना के लिए आपको डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसका आंसर डी रहेगा, है ना जी। पहले 15 क्वेश्चनों में थ्योरी ज़्यादा है, अगले 15 क्वेश्चनों में प्रैक्टिकल ज़्यादा है। लेनदारों का प्रारंभिक शेष, अंतिम शेष और उधार क्रय की रकम ज्ञात है तो कुल लेनदार खाते द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली शेष रकम क्या होगी। तो इसी तरह से क्रेडिटर अकाउंट है, इसमें देख लेते हैं। क्रेडिटर अकाउंट का आपको पहले कितना बैलेंस बाकी चल रहा था वो पता है, क्रेडिटर्स को अंत में क्या देना है वो पता चल गया, ठीक है। क्रेडिटर्स के बारे में ओपनिंग क्रेडिटर आ गए, क्लोजिंग क्रेडिटर आ गए, और आपने उनसे कितना परचेज किया वो भी पता है, आपने कितना परचेज किया वो भी पता है। तो फिर हमने कितना पेमेंट किया वो निकल के आ जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसे तो आप मन से ही कुछ भी बता रहे हो, मैं बताता हूँ आपको। मान लो 4 लाख के क्रेडिटर थे शुरू में, 5 लाख के क्रेडिटर हैं अंत में, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि हमने 8 लाख का परचेज किया। लॉजिकली सोचो, 4 लाख का पुराना बाकी चल रहा है, 8 लाख का हमने परचेज किया, तो इनका बिल कितना चढ़ गया हमारे ऊपर, 12 लाख रुपए। 4 लाख का पुराना बिल बाकी है लाला का, 8 लाख का हमने परचेज किया, तो कुल बिल कितने का हो गया, 12 लाख का। 12 लाख में से 5 लाख का बैलेंस अभी भी बाकी चल रहा है, ये बताता है कि 7 लाख का हमने उनको पेमेंट कर दिया। तो अगर आपको ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर और परचेज की राशि पता है तो आपको क्रेडिटर्स को चुकाई गई राशि ज्ञात हो जाएगी। ये होता है अज्ञात रकम को ज्ञात करना। देनदारों से संबंधित मदों के लिए डेटर खाता, क्रेडिटर्स के लिए संबंधित मदों के लिए क्रेडिटर्स खाता बनाना पड़ता है, और ये खाता आपको 4 सूचनाएं दे सकता है। क्वेश्चन की मर्जी है वो कुछ भी पूछ ले। अगर आपको क्रेडिट परचेज पता है तो फिर आपने कितना पैसा उनको चुकाया ये आपको पता लग जाएगा। लेनदारों को भुगतान की गई रकम पता लग जाएगी। नकद क्रय की रकम कभी भी आपको क्रेडिटर अकाउंट से पता नहीं चलेगी। लास्ट में कैश का कितना बैलेंस है उससे भी क्रेडिटर की नॉलेज नहीं हो सकती, न प्रॉफिट को देख के नॉलेज हो सकती है। वैसे ऑप्शन आसान थे, बी आप अपनी कॉमन सेंस से भी निकाल सकते थे, पर सही आंसर तो ये पता होना ही चाहिए। उसके बाद है वर्ष के शुरू में कैपिटल 20,000 थी, वर्ष के अंत में कैपिटल 30,000 थी, ड्राइंग 4,000 के थे, एडिशनल कैपिटल 2,000 थी, तो वर्ष का लाभ कितना होगा। मैं चाहूँ तो प्रॉफिट का सीधा फॉर्मूला बता सकता हूँ, पर मैं आप चाहता हूँ ये फॉर्मूला आप याद रखो कि किसी व्यापार की क्लोजिंग कैपिटल पे आप कैसे पहुँचते हो। क्लोजिंग कैपिटल मतलब 31, 12, 25 मान लो, तो आप इसके लिए आपको चाहिए ओपनिंग कैपिटल प्लस चाहिए एडिशनल कैपिटल प्लस चाहिए प्रॉफिट माइनस चाहिए ड्राइंग। अब ये 5 एलिमेंट टोटल हैं, 5 फॉर्मूले इससे बन सकते हैं। जो जो दे रखा है भरते जाओ। एंड की कैपिटल 30,000 दे रखी है, भर दो। ओपनिंग कैपिटल 20,000 दे रखी है, अब लिख दो। एडिशनल कैपिटल आपकी 2,000 है, वो भी लिख दो। प्रॉफिट आपका मिसिंग है, रहने दो। और ड्राइंग आपके 4,000 है। बस अब प्लस माइनस करके सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये 30,000 है, ये 20 और 2 22, 22 में से 4 गए 18,000। और अब आप
प्रॉफिट निकालना है तो 30 में से 18 माइनस करोगे तो आपका 12,000 निकल के आ जाएगा। इस व्यापार का लाभ 12,000 रुपये है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, मैं तो चाहता हूँ आप ये फॉर्मूला लगाओ तो भी ठीक है, नहीं तो आपके अंदर जनरल नॉलेज होनी चाहिए। वो जनरल नॉलेज ये होनी चाहिए कि इस व्यापारी की कैपिटल शुरू में 20 थी, इसने 20 से दौड़ना शुरू किया, फिर इसने 2,000 रुपये और लगाया, और हम ये सुन रहे हैं कि इसने 4,000 का ड्राइंग भी किया, तो इसने व्यापार में 18,000 कैपिटल लगा रखी है। लेकिन आज इसकी कैपिटल 18 नहीं है, आज इसकी कैपिटल 30,000 रुपये देखने को मिल रही है, तो डेफिनेटली इसने 12,000 का प्रॉफिट कमाया होगा। प्रॉफिट इज द ब्रिज, जो कि प्लस माइनस के हिसाब से इसकी कैपिटल 18 होनी चाहिए, पर कैपिटल अगर 30,000 है तो इसने 12,000 का प्रॉफिट कमाया होगा। तो ये आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो। ठीक है, चलिए इसके बाद ये अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कुल क्रेडिटर्स का प्रारंभिक और अंतिम शेष क्रमशः 3200 3600 है। यदि लेनदारों को भुगतान की गई रकम 7,000 हो तो उधार क्रय की रकम कितनी होगी? तो उधार क्रय हम जिनसे करते हैं, जिनसे भी हम उधार माल लेते हैं, वो हमारे क्रेडिटर बन जाते हैं। तो आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, तो इसका CR से शेष शुरू होता है जब तक विपरीत शेष ना हो। तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 3200, और यहाँ पे टू बैलेंस CD है 3600। ये क्रेडिटर्स का अंतिम शेष है। और हमने जो 7,000 रुपये चुकाए हैं तो हमारा कैश गया होगा, इस बार इन्होंने चुकाई गई रकम दे दी है। तो अगर मतलब इस चैप्टर में भी सॉल्व करने के लिए आपको डबल एंट्री सिस्टम तो लगता ही है, लेकिन ये वाली भी बात है कि अगर आपको अकाउंट्स अच्छी आती है, अगर आप डबल एंट्री सिस्टम आता है, जैसे वही वाली बात है ना, अगर आपको गाड़ी की, ऑटोमोबाइल की अच्छी नॉलेज है तो आप बिगड़ी हुई गाड़ी को बना सकते हो। तो सिंगल एंट्री सिस्टम इज लाइक ए बिगड़ी हुई गाड़ी। तो अगर आपको गाड़ियों की नॉलेज है, पार्ट्स की नॉलेज है, ऑटोमेशन की नॉलेज है, तो आप बिगड़ी हुई गाड़ी को बना सकते हो। तो आपको डबल एंट्री सिस्टम की वजह से एंट्री आती है क्रेडिटर टू कैश। तो आप यहाँ पे लिख दो टू कैश। यहाँ हो गया 7,000 और यहाँ हो गया लाइक ये जोड़ हो गया आपका 10,600। और यहाँ पे जो गैप है वो आप गैप समझ जाएंगे कि हमने 7,400 का परचेज किया होगा। अच्छा, मैं जब छोटा था तो मैं ये सोचता था यार ये परचेज ही क्यों होगा, ये कुछ और क्यों नहीं हो सकता। आपके भी दिमाग में आ सकता है कि ये 7400 परचेज ही निकली, वो कैसे हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ, 7,000 रुपये हम किसी आदमी को दे रहे हैं, आदमी या आदमी के ग्रुप को 7,000 रुपये हम दे रहे हैं, और हम ये भी कह रहे हैं कि 3600 रुपये अभी अंकल मैं आपको बाद में दूंगा। इसका मतलब आप टोटल कितने का सेटलमेंट कर रहे हो? 10,600 का। 7,000 कर चुके हैं, 3600 भविष्य में करेंगे। 10,600 का, इसमें 10,600 में से 3200 का तो ओल्ड बिल है, इसमें 3200 का तो पुराना बिल है। इसका मतलब बाकी जो 7400 है ना, वो है फ्रेश परचेज। अगर हमने अंकल से इतना परचेज नहीं किया होता तो हम उनको पेमेंट क्यों कर रहे हैं? तो 7400 रुपये। इसको बहुत लोग बहुत तरीके से निकालेंगे, कोई सूत्र के माध्यम से निकालेगा, कोई जनरल लॉजिक के माध्यम से निकालेगा, पर क्रेडिटर अकाउंट बना के निकालना इज फार ईजी रहेगा आपके लिए। तो 7400 रुपये इसका आंसर रहेगा। ठीक है सर, चलो अगला क्वेश्चन कहता है, वर्ष के कैपिटल में वर्ष के शुरू में 60,000 की संपत्ति है, 44,000 के दायित्व है, वर्ष का लाभ 5600 है, तो वर्ष के अंत में एक पूंजी होनी चाहिए। ठीक है, कभी इधर क्वेश्चन लाता है कभी उधर, पर ऐसे क्वेश्चन अच्छे रहते हैं ताकि आपके ब्रेन को इधर से उधर दौड़ने की आदत रहे। और वहाँ तो पता नहीं कितने चैप्टर्स कितने सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आदत डालो, है ना। चलो तो अपन बात करते हैं। इनके शुरू में 60,000 के असेट हैं और 44,000 के लाइबिलिटीज़ हैं। तो असेट में से लाइबिलिटीज हटाओगे तो कैपिटल आ जाएगा, यानी ये कैपिटल पे मैं ओपनिंग कैपिटल लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे बता रखा है कि ये साल के शुरू में सिचुएशन थी। ठीक है, 60,000 की संपत्तियां हैं, इसमें से 44,000 बाहर के लोगों को देने हैं, यानी 16,000 ओनर की कैपिटल है। फिर ओनर ने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कितना कमाया? 5600। तो आज के दिन इसकी कैपिटल का साइज हो गया है 21,600। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूले के माध्यम से नहीं पता तो आपको पता है बैलेंस शीट कैसे होती है। बैलेंस शीट में इधर असेट होता है, इधर लाइबिलिटीज होती है, और जो गैप है वो कैपिटल है। ठीक है, तो ये कैपिटल दे रखी है और प्रॉफिट कमाने से आपकी कैपिटल बढ़ गई
और अब वो 21,600 पे पहुंच गई है। इसका आंसर डी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। 1 जनवरी 2000 को डेटर 60,000 के थे। वर्ष 2000 की कुल बिक्री 1,20,000 की थी, जिसमें 15,000 की नकद बिक्री शामिल थी। वर्ष के दौरान प्राप्त रकम 90,000 थी और 3,000 का डिस्काउंट दिया था। तो वर्ष के अंत में डेटर की रकम क्या होगी? तो ये बात तो सिंपल है कि डेटर से संबंधित जानकारी है, तो हम डेटर्स खाता बनाएंगे। मुझे ये भी पता है कि डेटर खाता 2 से शुरू होता है, टू बैलेंस बी डी संपत्ति होने के नाते। तो डेटर इन द बिगिनिंग 60,000 थे। अब लाइन बाय लाइन चलो। आपकी सेल 120,000 की थी, 120 में से 15,000 की सेल नकद थी। तो जो नकद सेल थी उसकी एंट्री तो होती है कैश टू सेल, और जो उधार सेल होती है बाकी की, उसकी एंट्री होती है डेटर टू सेल। तो आपकी सेल में से 15,000 हटा दो, तो ये आपका डेटर टू सेल आ गया। यानी आपको क्रेडिट सेल दे रखा है, छुपा के ही सही, पर क्रेडिट सेल दे रखा है, डेटर टू सेल। अच्छा, प्राप्त रकम, जब आपको रकम प्राप्त होती है तो एंट्री बनती है कैश टू डेटर। तो यहाँ आपका आ गया बाय कैश। आपको कितना पैसा मिला वो आ गया निकल के, वो आ गया 90,000 रुपये। और जब आपको रकम प्राप्त हुई तब आपने बट्टा दिया। बट्टा देने में कोई पैसा नहीं आता, पैसा हम छोड़ देते हैं। एंट्री बनती है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। तो यहाँ पे इसकी पोस्टिंग होगी बाय डिस्काउंट अलाउड। तो इधर की तरफ का जोड़ हो गया आपका 1,65,000 रुपये। इधर की तरफ का मुझे 1,65,000 करना है। अभी मैं 93 पे पहुँचा हूँ। 2 लिखूँगा तो 95 पे पहुँच जाऊँगा, और 7 लिखूँगा तो 160 पहुँच जाऊँगा। तो बाय बैलेंस सी डी। तो इतने रुपए अभी मुझे मिलने बाकी हैं। मेरे पुराने बैलेंस को देखते हुए, मैंने जो सेल की है उसको देखते हुए, और जो कलेक्शन थोड़ा सा आया है उसको देखते हुए दावे से कह सकता हूँ कि 72,000 रुपये अभी मुझे मिलने बाकी है। ए आंसर होगा। डेटर खाता बना दो, बहुत सिंपल में सॉल्व हो जाता है। इसके बाद है प्रारंभिक स्थिति विवरण, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके संबंध में आंकड़े ज्ञात करने के लिए तैयार किया जाता है? कैपिटल। आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यानी बैलेंस शीट क्यों बनाओगे? टू फाइंड आउट द कैपिटल। और वो भी क्लियर आंसर है प्रारंभिक पूंजी, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति विवरण है ना। ठीक है, आप सारे एसेट भर दो, सारे लाइब्रेरीज भर दो, जो गैप आएगा वो गैप होगा कैपिटल। कैपिटल को नेटवर्थ भी बोलते हैं, टेक्निकली बोलते हैं एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर द लाइबिलिटीज। ठीक है, तो इसका आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट, देय विपत्र, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस 1600 है। वर्ष के दौरान जो हमने बीपी एक्सेप्ट किए वो 15,000 है। बीपी का जो हमने पेमेंट किया वो 14,300 है। तो बीपी का अंतिम शेष कितना होगा? ठीक है, तो हमें बीपी अकाउंट बनाना पड़ेगा। बिल पेबल इज अ लायबिलिटी, तो बाय बैलेंस बीडी से शुरू होगा। स्टार्टिंग बैलेंस था 1600 का। फिर लाइन बाय लाइन चलो। हमने जो बिल पे साइन करके दिए क्रेडिटर्स को कि हम आपको पैसे दे देंगे, क्रेडिटर्स टू बीपी, क्रेडिटर्स टू बीपी, तो बीपी के अंदर जाएगा बाय क्रेडिटर्स, है ना। संभाल के पोस्टिंग करना, अभी मैं गड़बड़ कर रहा था। 15,000 के बीपी हमने एक्सेप्ट करके दिए, साइन करके दिए, और हमने बीपी का पेमेंट किया, तो हमारा कैश गया। और हमने बीपी के लिए पेमेंट किया, तो एंट्री बनेगी बीपी टू कैश। बीपी टू कैश, हमने 14,300 का पेमेंट किया, बस हो गया। इधर की आपकी जोड़ हो रही है 16,600, और इधर जो गैप निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2,300। यानी इतने रुपए के बिल आज भी पेंडिंग है ना। इसे आप बिल्कुल सिंपल लेमैन की तरह समझो, सिंपल भाषा में। 1,600 रुपये के पुराने बिल बाकी थे, 15,000 के बिल हमने और दिए, तो हमने कहा कि हम 16,600 का पेमेंट करेंगे। 14,300 का पेमेंट हमने ड्यूरिंग द ईयर कर दिया, बाकी अभी 2,300 का बैलेंस बाकी है। तो 2,300 रुपये के बिल इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, इज स्टिल पेबल 2,300। ये सब हिडन फिगर निकालने पड़ते हैं और आपको डबल एंट्री सिस्टम का दिमाग लगाना पड़ेगा। इसी तरह से वापस कुल क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, क्रेडिटर को चुकाई गई रकम दे रखी है, तो बताओ उधार क्रय कितना होगा। तो इसकी मर्जी है, ये कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन गायब कर सकता है क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर बाय बैलेंस बीडी से शुरू होता है। क्रेडिटर इन द बिगिनिंग 2,800,
टू सी डी, जिसको अपन टू बैलेंस सी डी बोलते हैं, क्रेडिटर एट द एंड 3,240, दो पिलर सेट हो गए, एक कोई सा भी दे देगा। हमने भुगतान जो रकम की है तो हमारा कैश गया होगा, क्रेडिटर टू कैश हमने एंट्री करी होगी, हमने क्रेडिटर टू कैश एंट्री करी होगी, बस। अब आप यहाँ देख लो, 6 और 3 9,540, और ये आपका 740, तो हो गया 35 और ये हो गया 65। हम उनको पेमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने उनसे परचेज़ किया होगा। ये परचेज़ जो निकल के आएगा ये क्रेडिट परचेज़ है, उधार माल का क्रय है। 6,740 रुपये, एक बार टोटल चेक कर लेते हैं, 6300 रुपये, और अंतिम शेष दे रखा है 3200, 6 और 3 9,540, ये 2800 दे रखा है, 2880 दे रखा है, सॉरी 2880 था बेटा, है ना। तो यहाँ पे पहले 60 रुपये लिखेंगे, 29, और ये 6 35, और ये निकल के आया 6660 रुपये। ये सही है, डी आंसर सही है, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। यस, नेक्स्ट, यदि विक्रय की लागत 3,60,000 है और विक्रय पर सकल हानि की दर 25% है, तो विक्रय की रकम क्या होगी? अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। आप देखो, आपको इसमें दो तरीके से बताता हूँ मैं। ये आपको दे रखी है 25%, 25% ऑन सेल, इसका मतलब हुआ 1/4 ऑन सेल। जनरली क्या होता है, 1/4 ऑन सेल का मतलब होता है 1/3 ऑन कॉस्ट, है ना। आपने बहुत सारे वीडियोस में सुना भी होगा। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन हानि का है, तो आपको 1/4 ऑन सेल का मतलब निकालना पड़ेगा 1/5 ऑन कॉस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये होगा, अगर आपको 4 रुपए की सेल करके 1 रुपए की हानि हो रही है, तो मतलब आपकी कॉस्ट 5 रुपए रही होगी। अब आपको कॉस्ट दे रखी है, इस कॉस्ट पे आप 1/5 अप्लाई कर दीजिए। आपने 72,000 का घाटा खाया है। अगर आप ये कह रहे हो कि 3,60,000 का माल मैंने 72,000 के घाटे पे बेचा है, दैट मीन्स आप ये कह रहे हो कि 2,88,000 आपकी लागत होगी। आई रिपीट, अगर आप ये कह रहे हो कि 3,60,000 का माल आपने 72,000 के घाटे पे बेचा है, तो इसका मतलब है आपने सेल जो किया है वो 288 में किया है, इसका आंसर 288 आएगा। अगर आपको ये कम अच्छा लगता है, हालांकि ये सीखना चाहिए क्योंकि ये रिलेशन चेंज करने आने चाहिए, नहीं तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। उससे आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा अपना आंसर। जैसे देखो, अगर 3,60,000 का माल है ना, और अगर हम इस क्वेश्चन ए आंसर को सही माने और हमने इसे 2,40,000 में बेचा है, तो इसका मतलब है कि हमें 1,20,000 का लॉस हुआ है। अगर ये बात सही माने तो हमें 1,20,000 का लॉस हुआ है। और हम ये कह रहे हैं कि हमें हानि कितनी होनी चाहिए, 25%, वो भी किस पे होनी चाहिए, सेल पे। तो अब आप इसके नीचे सेल वैल्यू रख के देखो। अगर आप इसके नीचे सेल वैल्यू रखते हो, तो जो निकल के आया आंसर वो आया 50%। अगर हम ए ऑप्शन को सही माने तो आपका जो लॉस निकल के आया वो आया 50% ऑन सेल। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। 2 मिनट और पेशेंस रखिएगा। अगर 3,60,000 का माल 360 का माल अगर हमने 270 में बेचा, तो हमको 90,000 का लॉस हुआ। और अगर हमें 90,000 का लॉस हुआ है 270 की सेल पे, तो इससे निकल के आया 33.33%। आप करके देख लो। तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा देखो, अगर आपने 3,60,000 की कॉस्ट का माल 288 में बेचा है, तो आपको 72,000 का लॉस हुआ। और 72,000 के लॉस के नीचे आप 288 की सेल वैल्यू को रख के देखो। आप देखेंगे ये इससे 4 बार कटेगा और इसको काटेगा, तो ये आपका लॉस आ गया 25% ऑन सेल, बिल्कुल आ गया है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लंबा रास्ता है। बट आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो अगर आपका टाइम है, और तब भी आप इस तरीके को कर सकते हो। अगर आपको जो मेन फॉर्मूला है वो आप भूल रहे हो किसी भी वजह से, तो अगर आप ऐसे भी कर सकते हो। तो 288 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है
वर्ष के अंत में स्टॉक 91,000 का है, वर्ष में 5,82,400 रुपये का क्रय हुआ, 8,19,000 का विक्रय हुआ है। यदि सकल लाभ की दर विक्रय मूल्य पर 20% है तो वर्ष के प्रारंभ में स्टॉक होगा। ठीक है, अगर आपको कभी भी परचेज सेल स्टॉक संबंधी इंफॉर्मेशन निकालनी हो ना, तो बेस्ट तरीका है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। ट्रेडिंग अकाउंट में इस तरफ सबसे पहले होता है ओपनिंग स्टॉक, कि आपके पास पहले कितना माल था, क्वेश्चन के हिसाब से वर्ष के अंत में स्टॉक कितना था। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक उन्होंने पूछा है। फिर यहाँ पे परचेज, आपने इस साल कितना परचेज किया वो आ जाएगा, जैसे 5,82,400 का आपने परचेज किया। सीआर में आपको देखना होता है कितना आपने बेचा और कितना आपके पास बच गया। ठीक है, तो आपकी सीआर में 8,19,000 रुपये का सेल आ रहा है, और ये भी कि अभी भी आपके पास 91,000 का माल बचा हुआ है। आपका सीआर साइड सेट हो गया है, 819, 91, 820 और 90, 9,10,000। ये सीआर में यही इन्फॉर्मेशन होती है, हो गया है। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मिसिंग है। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज अगर 20% दे रखा है तो जल्दी से 20% को यूज़ मत कर लेना। ये देखना, इससे पूछना कि ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है या ऑन सेल है, उससे फ़र्क पड़ता है। अगर ये ऑन सेल होगा तो मैं सीधा लगा दूंगा, नहीं तो मैं इसको चेंज करूंगा। इसने कहा है 20% ऑन सेल, मज़ा आ गया, 20% ऑन सेल। तो बस इस 8,19 का 20% निकालना है, यानी 81,900 और 81,900। ठीक है, 8,19 का मैंने कैलकुलेटर ले लिया है, थोड़ा सा समय बचाना है मुझे अभी। 8,19 का 20%, ये हो गया आपका 1,63,800। अब आप सीआर में से ये निकाल लोगे तो ये आपका मिसिंग फिगर आ जाएगा। 9,10,000 में से 9,10,000 में से 1,63,800 और 5,82,400 रुपये मैं लेस कर दूंगा। यहाँ पे 1,63,800 रुपये का ओपनिंग स्टॉक रहा होगा। ऑल्टरनेटिवली आप चाहो तो इसको COGS वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। अभी वैसे ट्रेडिंग अकाउंट वाला तरीका हमेशा अच्छा इजी रहता है। 163,800 ए इसका आंसर होगा। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वर्ष के अंत में कैपिटल दे रखी है, एडिशनल कैपिटल दे रखी है, आहरण दे रखे हैं, हानि दे रखी है, अच्छा इस बार हानि दे रखी है, तो वर्ष के शुरू में कैपिटल क्या होगी? बिल्कुल सिंपल, आप बोर हो गए होंगे पर मैं समझाता रहूँगा। क्लोजिंग कैपिटल बराबर ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस मैं वैसे क्या लिखता हूँ, प्रॉफिट। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस लॉस माइनस ड्राइंग। तो मैंने मेरा तरीका चेंज कर दिया। अगर क्वेश्चन मेरे साथ खेल रहा है तो मैं भी उसके साथ खेलूंगा, फॉर्मूला मैंने बदल दिया। अच्छा, आपकी कैपिटल क्लोजिंग पता लग रही है 7,000 की है, क्लोजिंग कैपिटल 7,000 है। ओपनिंग कैपिटल हमसे पूछी है ना। एडिशनल कैपिटल 5,000 रुपये है, और लॉस के मैं 10,000 माइनस करूंगा, और ड्राइंग के मैं 8,000 माइनस करूंगा। कि सर फिर कैसे करोगे? ये 7,000 रुपये इधर है, ओसी मिसिंग है, 5 पॉजिटिव है, 18 नेगेटिव है, कुल मिला के 13 नेगेटिव हो गया। ठीक है, और ये माइनस का 13 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो साल के शुरू में मेरा दावा है कि इसकी कैपिटल 20,000 रुपये रही होगी, और मुझे इस फॉर्मूले पे भरोसा है, नहीं तो मुझे मेरी कॉमन सेंस पे भरोसा है कि ये आंसर सही है क्या। इसकी साल के शुरू में कैपिटल 20 होगी, 20 में इसने 5 जोड़ा तो कैपिटल 25 पे पहुंची, 25 में इसने 8 ड्रॉ कर लिया तो कैपिटल 17 पे पहुंची, 17 में इसने 10 का लॉस कर लिया तो इसकी कैपिटल 7 पे पहुंच जाएगी। तो बिल्कुल सही है। इसका मैं ओपनिंग से चल के ऐसे चल रहा हूँ ट्रैवल करते हुए, तो इस पे आ गया, तो मुझे क्रॉस चेक हो गया आंसर कि इसकी कैपिटल डेफिनेटली 20,000 रही होगी। ठीक है, वेल नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि विक्रय की लागत, कॉस्ट ऑफ सेल, सिंपली कॉस्ट, जो माल आपने बेचा है उसकी कॉस्ट 1,20,000 है, सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट की जो रेट है वो है 20%। मैं फिर बोलता हूँ, आप सबसे पहले जो चीज़ें दे रखी है वो लिख लिया करो। COGS सरल शब्दों में कॉस्ट, और कॉस्ट आपको दे रखी है 1,20,000। पहले अपने आप को सिंपल करो कि प्रॉफिट कितना है, 20% है, पर फिर खुद से बोलो कि यार ये प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है या सेल है। अगर मैं फिर बोलता हूँ अगर ये 20% ऑन कॉस्ट है तो मैं सीधा अप्लाई कर दूंगा। तो मैं अब डरते डरते लिख रहा हूं कि 20% क्या दे रखा है, 20% इन लोगों ने सेल पे दे रखा है। तो अब मैं इसको सीधा अप्लाई नहीं कर सकता, पर मैं जानता हूं कि 20% ऑन सेल मतलब 1/5 ऑन सेल, और 1/5 ऑन सेल का मतलब है 1/4 ऑन कॉस्ट। लॉजिक क्या है? अगर 5 रुपए की सेल पे
प्रॉफिट है ना इस क्वेश्चन में, पिछली बार लॉस था। 5 रुपए की सेल पे 1 रुपए का प्रॉफिट है, 5 की सेल पे 1 का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट 4 रुपए रही होगी, तो 1/4 ऑन कॉस्ट। अब ये आ गया है तो इसको सीधा अप्लाई करो। 120 पे आपने 1/4 निकाला तो 30,000 आएगा। पूरी समरी क्या बनी कि 1,20,000 की लागत का माल आपने 30,000 का मजा लेकर 1,50,000 में बेचा। इसने आपसे सेल पूछी ना, हाँ सेल पूछी, तो 1,50,000 में बेचा तो निकल जाएगा ना बेटा। चलो नेक्स्ट, निम्न में से क्या एकल प्रविष्टि पद्धति सिंगल एंट्री सिस्टम की सीमा नहीं है, लिमिटेशन नहीं है? इसमें वास्तविक व नाम मात्र के खाते तैयार नहीं किए जाते, यानी ये सिस्टम का प्रॉब्लम है कि इसमें रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट नहीं बन पाते, ये डेफिनेटली इसकी लिमिटेशन है। मैं सेकंड छोड़ रहा हूँ। वास्तविक स्थिति को दिखाने वाला बैलेंस शीट तैयार नहीं हो पाता, बिल्कुल सही बात है, ये भी इसकी एक कमी है, जैसे इंसान में कमी होती है ना। यह खातों व रिकॉर्ड्स को रखने की एक अपूर्ण पद्धति है, ये भी लिमिटेशन है, या ये कह देगा ये न्यायालय में मान्य नहीं है, कर अधिकारियों को मान्य नहीं है, ये सब इसकी सीमाएं हैं। लेकिन ये जो है ना कि यह एक अत्यधिक लोचशील पद्धति है, ये इसकी सीमा नहीं है, ये इसके गुण है। सिंगल एंट्री सिस्टम की खासियत ये है या खूबी ये है कि इसको आप चाहे जैसे अपना सकते हो। आप आधे खाते रखो, आधे मत रखो, जो रखने हैं, जितने रखने हैं, जैसे रखने हैं, आपको कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई पोस्टिंग नहीं है, कोई नरेशन नहीं है, आपको चाहिए जैसा रखो। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल मेथड है, तो इसीलिए ये एक्चुअली कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी खूबी है, गुण है, विशेषता है। अरे बस यार, बस कर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक व्यापारी के खाते में डेटर का ओपनिंग शेष था, अंतिम शेष था, वर्ष में डेटर से इतने पैसे प्राप्त हुए, डूबत ऋण ऐसे हुए, उसकी सेल इतनी थी, तो नकद राशि कितनी होगी? अब ये क्या है, घुमाने लग गया है। जो सिंपल क्वेश्चन है आपको लगेगा सर सेम क्वेश्चन है, पर नहीं। अब आप देखो, डेटर खाता मैं बना रहा हूं, फिर मैं आपको बात समझाऊंगा। डेटर इन द बिगिनिंग, डेटर शुरू में जो थे वो थे 2 लाख के, डेटर अंत में जो थे वो थे आपके 2.5 लाख के, ठीक है, 2 लाख 2.5 लाख। और डेटर से प्राप्त हुए 2,80,000 रुपये, इसकी एंट्री बनेगी कैश टू डेटर। ये कैश टू डेटर पूरी लिखनी पड़ेगी यार, 2,80,000 रुपये, ये 2,50,000 रुपये, और ये 2 लाख रुपये, चलो ये दिख रहा है। अच्छा, बैड डेट्स हो गए तो इसकी एंट्री बनेगी बैड डेट्स टू डेटर, यहाँ बैड डेट्स आ जाएगा 20,000। अब जैसे इस तरफ की जोड़ हो रही है 5.5 लाख रुपए, इधर का जो गैप निकल के आया वो है 3.5 लाख का, ये 3.5 लाख सेल्स को बताता है। हमने 3.5 लाख की क्रेडिट सेल की होगी, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि उसकी टोटल सेल 4 लाख थी, तो बताओ उसकी कैश सेल कितनी होगी। तो 4 लाख में से 3.5 लाख की सेल क्रेडिट पे है, उधार पे है, तो इसका मतलब बाकी जो 50,000 की सेल है वो कैश पे हुई होगी। इसमें 3.5 लाख ऑप्शन भी दे रखा है, लेकिन ये तब होता जब वो आपको क्रेडिट सेल पूछता। अभी उसने कैश सेल पूछा ना, इसका आंसर ए होगा। इसको ये पूछ सकता है कि आपकी क्रेडिट सेल और कैश सेल में क्या रेशियो होगा, तो 3.5 लाख इस 50,000 होता, वो उसका कितना परसेंटेज है, वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके लिए आप तैयार है ना आप, ए इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट, वही क्वेश्चन बोर कर दिया। जैन की ओपनिंग कैपिटल 280 थी, क्लोजिंग कैपिटल 4 लाख थी, उसने 1 लाख रुपए और निवेश किए, 80,000 का लाभ कमाया, तो बताओ उनके ड्राइंग कितने थे। अब मैं आपको देसी तरीके से बताता हूँ। इसकी कैपिटल 280 थी, 280 में अगर इन्होंने 1 लाख रुपए और लगाए तो इनकी कैपिटल 380 हो गई, और अगर इन्होंने 80,000 रुपए का लाभ कमाया तो इनकी कैपिटल 460 होनी चाहिए। आप समझ रहे हो ना, ओपनिंग कैपिटल के बाद इन्होंने और पैसा लगाया और पैसा कमाया, तो इनकी कैपिटल 460 पे पहुंच जानी चाहिए, लेकिन इनकी कैपिटल अभी मेरे को केवल 4 लाख दिख रही है। इसका मतलब है बाकी का 60,000 रुपये इन्होंने ड्राइंग कर लिया होगा। इतना रुपया इन्होंने कमाने के बाद व्यापार में से निकाल लिया, 60,000 ड्राइंग, नहीं तो वो फॉर्मूला है ही, पकाऊंगा नहीं मैं आपको, बहुत पका दिया मैंने आपको। 60,000 रुपये इसका आंसर ए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब सेल 480 की हो, आपके बाद फिर सकल हानि दे रखी है। सकल हानि लागत का 25% हो, क्रय दे रखा हो, अंतिम स्टॉक दे रखा हो, ओपनिंग स्टॉक एक बार फिर मिसिंग किया है, ट्रेडिंग अकाउंट। आपके बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आपके बार आपको लॉस दे रखा है। आपको पता है यहाँ ओपनिंग स्टॉक होता है जो कि गायब चल रहा है,
और यहाँ परचेज दे रखा है, परचेज आपका दे रखा है 3.5 लाख का। CR की तरफ एक तो सेल होता है जो हमने माल बेचा है, सेल 480 की दे रखी है। इस CR की तरफ क्लोजिंग स्टॉक होता है जो माल नहीं बिका है अभी तक, वो आपका है 60,000 का। चूंकि इस क्वेश्चन में लॉस है तो आपको यहाँ लिखना है लॉस। लॉस का परसेंटेज पकड़े तो वो है आपका 25%। 25% मैं सेल पे लगा देता अगर ये 25% ऑन सेल होता। इनका कहना है 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट। 1/4 ऑन कॉस्ट का आम दिनों में मतलब होता है 1/5 ऑन सेल। ये कब होता है? जब प्रॉफिट होता है। अगर 4 रुपए के माल को 1 रुपए प्रॉफिट पे बेचते हो तो आपकी 5 रुपए की सेल होती है, लेकिन आपका ये इस क्वेश्चन में लॉस है, यानी 4 रुपए के कॉस्ट पे आपको 1 रुपए का नुकसान करना है तो आपका सेल होगा 3 रुपए का, तो ये हो जाएगा 1/3 ऑन सेल। अब आपको पता लग गया कि आपका लॉस परसेंटेज क्या है, 1/3 ऑन सेल। आपका लॉस परसेंटेज है 1/3 ऑन सेल। तो आप इस 1/3 पे 480 पे 1/3 अप्लाई कर दो, 1,60,000 हो गया। 160 और 60 220, 220 और 480 ये हो गया आपका 7 लाख रुपए। यहाँ पे 7 लाख रुपए करना है, इसका मतलब यहाँ पे मिसिंग फिगर 3.5 लाख का है। इतने रुपए का इनके पास ओपनिंग स्टॉक रहा होगा, 3.5 लाख का इनको 3.5 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक रहा होगा। ये रिलेशन आपको सीख लेने हैं। जनरली 1/4 ऑन कॉस्ट इक्वल टू 1/5 ऑन सेल होता है इन केस ऑफ प्रॉफिट। इन केस ऑफ लॉस से पीछे की तरफ चलता है 1/3 ऑन सेल, इसलिए ये वाला अप्लाई होगा। ओके, बस 1-2 क्वेश्चन और हैं। अपूर्ण लेखों में लाभ की गणना का सही सूत्र क्या है? अब आप देखो, इन्होंने प्रैक्टिकल को थ्योरी में परोस के दे दिया। जैसे आपको ये पता है कि क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग होता है। तो अगर अपन चीज़ों को घुमाएं, प्रॉफिट को अपनी तरफ रखें, तो क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस होगा, एडिशनल कैपिटल माइनस होगा और ड्राइंग जोड़ा जाएगा। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन इसने पूछ लिए इस वीडियो में अपन से। तो प्रॉफिट निकालने के लिए सूत्र होगा क्लोजिंग कैपिटल में आहरण जोड़ो, सही है, अतिरिक्त पूंजी जोड़ो, गलत हो गया। क्लोजिंग कैपिटल में आहरण जोड़ो, सही है, एडिशनल कैपिटल माइनस करो, ओपनिंग कैपिटल, ये बिल्कुल सही है। जो बी फॉर्मूला लिखा हुआ है वो बिल्कुल मैच होता है, मैं बाकी को देखूँ ही नहीं, बी इसका आंसर होगा। और बस लास्ट क्वेश्चन आ गया है, क्रेडिटर इन द बिगिनिंग, टोटल परचेज। टोटल परचेज में आपको कैश परचेज दे रखा है, पेमेंट दे रखा है और क्रेडिटर का अंतिम शेष पूछा है, तो आपको क्रेडिटर खाता बनाना है बाय BD। शुरू में आपके क्रेडिटर थे 40,000 के। 2CD तो आपसे पूछा है तो इसको तो अभी रहने दो। जो हमने परचेज किया है 2.5 लाख का, 2.5 लाख में 30,000 का जो परचेज है उसकी एंट्री बनी होगी परचेज टू कैश। वो ये भी पूछ सकता है कि बताओ कौन सी प्रविष्टि क्रेडिटर खाते में दर्ज नहीं होगी, तो ये एंट्री क्रेडिटर खाते में दर्ज नहीं होगी। बाकी का जो परचेज है उसकी एंट्री बनेगी परचेज टू क्रेडिटर्स, परचेज टू क्रेडिटर्स। ठीक है साहब। और पेमेंट जो हमने किया उसमें हमारा कैश गया और हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया, क्रेडिटर टू कैश, ये हमने उनको पेमेंट किया। अब इधर आपका हो गया है बेटा जी 2,60,000 रुपये, और यहाँ पे जो निकल के आया वो आया 80,000 रुपये, यानी 80,000 रुपये हमें देने बाकी हैं। सी इसका आंसर होगा। 40,000 पुराना बाकी चल रहा है बकाया। 220,000 का माल हमने इस साल मंगाया, तो टोटल ड्यू, टोटल हमारे ऊपर रकम जो चढ़ गई वो है 260। 260 में से 180 तो हमने चुका दी है, तो 80,000 अभी हमें देना बाकी है। 80,000 रुपये लेनदारों का क्रेडिट शेष होगा। जी हाँ, ये लिखा हुआ डेबिट पक्ष में है लेकिन इसे क्रेडिट शेष कहते हैं और इसे लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। होप मैं आपको वीडियो समझा पाया, आपको ये टॉपिक समझ में आया। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई कीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारा कंटेंट आपको दिखाई देगा।